पिछले क्लास में हम लोग मोशन के बारे में पढ़े थे कुछ, आज उससे आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कल जो लास्ट में पढ़े थे वो एसआई यूनिट था। तो एसआई यूनिट था, तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग को डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, मोशन के बारे में पढ़ना है। तो जो उसका जो यूनिट है वो मीटर था। अब है कि उसको कई भागों में बांटा गया। छोटा वस्तु के लिए नापने के लिए उसका छोटा स्केल बनाया गया, बड़ा लंबाई को नापने के लिए बड़े यूनिट बनाए गए। तो हम कैसे किसी वस्तु की लंबाई को मापेंगे? तो एक स्केल है और एक वस्तु है, एक लेंथ है। इस चीज़ को, इस स्टिक के लेंथ को मापना है। तो हम इस तरह से रखते हैं इसमें कि इसका जीरो का जो पोजीशन हो वो इसके ठीक सामने हो, तो इससे हमको एग्जैक्ट लेंथ की पता चल जाएगी। तो ये हमारा जो है वो सही मापने का तरीका ये सही है। और दूसरा ये है कि स्टिक कहीं और है, स्केल को हम इस डायरेक्शन में रखे हुए हैं, स्टिक को उस डायरेक्शन में रखे हुए हैं। तो ये जो है वो हमको गलत मेजरमेंट बताएगा, ये मेरा गलत मेजरमेंट बताएगा। तो हमको इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से इसका हम माप करेंगे। तो इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें इनिशियल यहाँ पे 0 है और जहाँ तक आता है, जैसे यहाँ पे आया तो 2.5, ये 2.5 सेंटीमीटर का ये स्टिक है। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल। ये आगे जब हम बताएंगे तो इसका पता चलेगा कि फाइनल माइनस इनिशियल क्या करते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब है कि इस स्टिक का जो दूसरा सिरा है वो किस पॉइंट पर है और पहला सिरा जो है कहाँ पर है। तो इसका लेंथ हम इस तरह से 2.5 माइनस 0 इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, इस तरह से इसका हम लंबाई को निकालते हैं। तो अब दूसरा देखिए, ये है यहाँ पर क्या होता है कि स्टिक को हम इस तरह से रख दिए हैं और फिर स्केल को भी हम इस तरह से सही सजाए हुए हैं, जैसे यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर है, इसको हम सही सजाए हुए हैं। इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो 0 के पास है और फाइनल पॉइंट 1.4 के पास है, ये है। तो ये तो सही है, लेकिन हमारे आँख के पोजीशन के कारण ये कभी कभी रीड करने में गलतियाँ हो जाती है। तो वो क्या होता है कि जैसे आई को हम इस तरह से देख रहे हैं स्केल के ऊपर, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इसका लंबाई, कुछ इस तरह से इसका लंबाई हमको यहाँ से दिखाई देगा, इस तरह से। तो ये 1.4 न दिखा करके 1.5 इसका लेंथ बता देगा, तो जो कि गलत है। उसी तरह इस पोजीशन से हम आँख को देखेंगे तो इसका लंबाई कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी कि इसका लंबाई 1.3 दिखा देगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत था ही। तो हमारे आँख का पोजीशन इसके ठीक ऊपर होना चाहिए, सामने, तब जाकर ये एग्जैक्ट वैल्यू 1.4 दिखाएगा। तो इस आँख के पोजीशन, आई के पोजीशन के कारण जो रीडिंग में गलतियां हो जाती है उसी को कहते हैं पैरालेक्स एरर। उसको क्या कहते हैं? पैरालेक्स एरर कहते हैं। जो हमारे आँख के पोजीशन के कारण अगर हमको लंबाई को रीड करने में गलतियां हम कर रहे हैं, हमसे गलती हो रही है, उस एरर को कहते हैं पैरालेक्स एरर। तो देखिए पैरालेक्स एरर क्या? एरर इन रीडिंग मेजरमेंट ड्यू टू द रॉन्ग पोजीशन ऑफ आई। हम लोग का आई इस पोजीशन पर है, ये पोजीशन पे है, तो ये दोनों क्या है? रॉन्ग पोजीशन है, ये सही पोजीशन है। तो इस पोजीशन से जब हम लेंथ को मेजर करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट सही, मतलब कि इसका लेंथ पता चलेगा, लेकिन इस दोनों के पोजीशन में हमें गलत मेजरमेंट आ जाता है। तो पैरालेक्स एरर वही है कि एरर इन रीडिंग मेजरमेंट ड्यू टू द रॉन्ग पोजीशन ऑफ आई इज कॉल्ड पैरालेक्स एरर। तो अब है कि लेंथ तो हम सही, ये स्केल है तो हम माप लेंगे, एग्जैक्ट मेरा सही आ जाएगा। अगर मेरा स्केल टूटा हुआ है, डैमेज है, जैसे बहुत दिन यूज करने पर हो सकता है शुरू का कुछ, ये तो डैमेज टूटा हुआ है, शुरू का
जो रीडिंग है वो रीडिंग जो है वो मिट गया है। तो उस तरह के स्केल से हम सही करेक्ट लेंथ मेजरमेंट हम कैसे करेंगे उसके लिए है। तो वो उसके लिए कुछ नहीं है, अब जहाँ पर भी रखिए आप कोई भी स्केल को किसी पोजीशन से आप मेज़र कर सकते हैं। अगर हमको कोई स्टिक लेना है का मापना है तो हम इस पोजीशन से लेंगे, इस पोजीशन तक अगर आया तो इस पोजीशन तक आया। तो इस तरह टूटा हुआ स्केल या डैमेज स्केल है तो उसका रीडिंग हम किस तरह से करेंगे, वही करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। हम देखेंगे कि फाइनल पोजीशन कहाँ है भाई, तो 3.4 पर इस स्टिक का आया हुआ है। इसका फर्स्ट पॉइंट कहाँ पर है, तो 2.5 पर है। ये 2 है या 2.5 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, यानी कि इसकी लंबाई 0.9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरह से हम टूटे हुए स्केल या डैमेज स्केल या उसका रीडिंग अगर शुरू के पॉइंट में नहीं पता चल रहा हो तो हम इस तरह से उससे हम लेंथ मापते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कोई इक्विपमेंट हम लोग को मापने का नहीं होता या तौलने का नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को उठाते हैं ऐसे ऐसे कर करके। जैसे हमें इस बुक का वजन नहीं पता है तो हम ऐसे ऐसे करते हैं और कहते हैं कि नहीं 200 ग्राम है, 250 ग्राम है, 300 ग्राम है। इस तरह से हम लगभग वजन उसको एस्टिमेट करते हैं, मानते हैं कितना के आसपास इसका वजन होगा। जैसे कोई लेंथ है पता करना, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो 2 विकेट की दूरी क्या करते हो, नापते हो, क्या कहते हैं मीटर या सेंटीमीटर से वहाँ पर ले जा कर के नहीं नापते हो तो क्या करते हो, ऐसा अक्सर हाँ लोग करते हैं कि 22 कदम माप लेते हैं। तो क्या 22 कदम एग्जैक्ट लेंथ होता है? नहीं। हम नापेंगे, आपसे मेरी लंबाई ज़्यादा है, हम 22 कदम नापेंगे, उसका लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। आपका लंबाई कम है हमसे, आप जब 22 कदम लोगे तो उसकी लंबाई कम होगी। तो ये एक एस्टिमेट, मतलब कि उसको हम मान लेते हैं ऐसा कि इतना होगा, उसके आसपास होगा, उसी को एस्टिमेशन कहते हैं। तो क्या है एस्टिमेशन? ए रफ कैलकुलेशन ऑफ the value, number, quantity or extent of something is called estimation। क्या estimation है? A rough calculation of the value। कोई चीज़ नापने तोलने का नहीं है, हम रफली सोच रहे हैं कि हाँ इसको उठा करके इस तरह से कि हाँ इतना वजन होगा, इतना इसकी लंबाई होगी, तो उसी को कहते हैं एस्टिमेशन। नंबर, क्वांटिटी, एग्जाम दे करके आते हो तो क्या आपको पता है कि हमको कितना नंबर मार्क्स में एग्जाम में आएगा? एग्जैक्ट तो पता नहीं होता है, लेकिन आप जो करके आते हो उससे आप अंदाज़ा लगाते हो कि हाँ 100 नंबर का एग्जाम था, हमको 90 नंबर के आसपास आ जाना चाहिए। हो सकता है आपको 95 नंबर आ जाए, हो सकता है घट करके आपको 84 नंबर आ जाए, 85 नंबर आ जाए। तो एक रफ कैलकुलेशन आप करते हो कि हाँ हमको एग्जाम में 90 के आसपास आ जाना चाहिए, तो वही एस्टिमेशन है। नंबर, क्वांटिटी और एक्सटेंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एस्टिमेशन। नेक्स्ट है, अब हम लोग मोशन और रेस्ट पे आते हैं। तो मोशन कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी को मोशन में तभी कह सकते हैं व्हेन इट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ टाइम। क्या करता है? वो अपने पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन इट्स सराउंडिंग। उसके सराउंडिंग में जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसके अबाउट समय के साथ उसके पोजीशन में, उसके स्थान में अगर परिवर्तन हो रहा है तब हम कहते हैं कि वो वस्तु मोशन में है। जैसे अभी हम यहाँ पे हैं तो हम अपने आसपास देखें कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे। तो देखिए आगे बताया गया है कि स्टेशनरी
ऑब्जेक्ट, या उसको आप रिफरेंस पॉइंट भी कह सकते हो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। तो रिफरेंस पॉइंट किसको कहते हैं, जो यहाँ पर बताया गया है। देखिए क्या है भाई, दोज फिक्स्ड पॉइंट इन आवर सराउंडिंग विच इज चूज्ड एज ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के जगह पर रिफरेंस पॉइंट भी डाल सकते हो इन इट्स सराउंडिंग। तो रिफरेंस पॉइंट किसको कहेंगे, जो हमारे चारों ओर कोई फिक्स पॉइंट हो। तो दोज फिक्स्ड पॉइंट इन आवर सराउंडिंग विच इज कॉल्ड, which is chosen as a stationary object is called reference point। तो ये बोर्ड ही है, ये बोर्ड क्या है, ये फिक्स है, ये दीवार है, ये फिक्स है, ये आज भी यहीं पे है, कल भी यहीं पे रहेगा, 10 दिन बाद भी यहीं पे रहेगा, 2 महीने बाद भी यहीं पे रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये फिक्स्ड पॉइंट इसको हम मान लिए। ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ घूम रहा है, पृथ्वी मोशन में है तो ये भी मोशन में है पृथ्वी के साथ साथ, लेकिन हम लोग तो पृथ्वी के ऊपर हैं, तो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो मेरे अबाउट ये क्या है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसलिए इसको रेफरेंस पॉइंट या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसको ले सकते हैं। एक पेड़ है जो हमेशा एक जगह पे खड़ा होता है ऐसे, उसको भी हम रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट उसको भी मान सकते हैं। एक खंभा गाड़ दिए हैं, वो भी क्या है, जब तक उसको हटाएंगे नहीं वो खंभा जस के तस रहेगा, तो वो भी क्या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, रेफरेंस पॉइंट उसको भी ले सकते हैं। तो मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ टाइम। उसके पोजीशन में, उसके स्थान में परिवर्तन होता है समय के साथ, तो उसी को क्या कहते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कि रेफरेंस पॉइंट के अबाउट समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है, तो उसको हम, उस वस्तु को हम मोशन में कह सकते हैं। जैसे ये दीवार अभी या बोर्ड को मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट, हम यहाँ पर हैं अभी, अब उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, तो क्या हुआ, समय बदला, वहाँ से हम यहाँ पे आ गए, तो हम मोशन में हैं। किसके अबाउट, इस दीवार के अबाउट या ब्लैक बोर्ड के अबाउट हम क्या है, मोशन में। अब आइए रेस्ट क्या होगा भाई, तो बस सिंपल सा है कि जो किसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अबाउट समय के साथ स्थान परिवर्तन, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो वो मोशन में है। और जो पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है समय के साथ किसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट, तो उसको हम उस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट रेस्ट में कहेंगे। तो देखिए, ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन इट्स सराउंडिंग। तो क्या होगा, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अबाउट, टाइम के साथ उसके पोजीशन में अगर चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो उसको हम रेस्ट में कहेंगे, अन्यथा उसको हम मोशन में कहेंगे। तो अब आइए एक और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या भाई, नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में कोई भी एब्सोल्यूट न रेस्ट में है और न ही एब्सोल्यूट मोशन में है। आप पृथ्वी के बारे में जानते हो कि वो भी मोशन में है, सूर्य के बारे में जान रहे हो कि वो भी मोशन में है। ज्योग्राफी में आपको बताया गया होगा कि सूर्य भी अपने अक्ष पे घूमती हुई रहती है। तो इस यूनिवर्स में न कोई एब्सोल्यूटली रेस्ट में है और न ही एब्सोल्यूटली
मोशन में है। हम लोग पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी घूम रही है तो हम लोग भी पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं, सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसे घूम रही है तो हम लोग भी पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं। तो नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन इन यूनिवर्स, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं कि द सेम ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट एट वन मोमेंट विथ रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट बट मे बी इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल, ये कहना इस लाइन में क्या कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट एक ही समय में वो मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है, लेकिन दोनों के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा। एक रेफरेंस पॉइंट के अबाउट वो मोशन में है, एक रेफरेंस पॉइंट के अबाउट वो रेस्ट में है। तो एक ही समय पर दो व्यक्ति दो ऑब्जेक्ट के अबाउट एक ही वस्तु क्या होगा, एक के अबाउट मोशन में हो सकता है, दूसरे के अबाउट रेस्ट में हो सकता है। इसका एग्जाम्पल आप बस में बैठे होगे या क्या कहते हैं ट्रेन में बैठे हुए, चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए होगे तो क्या होता है, जब बस में आप बैठे हुए हो तो आपके बगल के सीट में जो बैठा हुआ है उसके अबाउट जब देखोगे तो क्या है, रेस्ट में हो। लेकिन सड़क पर कोई व्यक्ति खड़ा है वो क्या कहेगा कि आप मोशन में हो। ट्रेन में हो तो ट्रेन में जब बगल वाला सीट पर जो बैठा हुआ है उसके अबाउट क्या हुआ, रेस्ट में हो। और ट्रेन के बाहर कोई खड़ा व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ट्रेन उस प्लेटफॉर्म से गुजर रही है तो जो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ व्यक्ति कहेगा, क्या कहेगा कि आप मोशन में हो। लेकिन आपके बगल में जो बैठा हुआ है वो उसके अबाउट आप क्या हो, रेस्ट में हो। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, इस पे रेस्ट और मोशन डिफाइंड होता है कि आपका रेफरेंस पॉइंट कौन है, वही आपको बताएगा कि आप रेस्ट में हो कि मोशन में हो। आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते हो उस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट। इसलिए इस चीज को लिखा हुआ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन इट्स सराउंडिंग। आपके सराउंडिंग में अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट के अबाउट आप डिफाइन होगा कि आप मोशन में हो कि रेस्ट में हो। तो जो आपके बगल में बैठा हुआ है वो अगर उसको अगर हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो आप रेस्ट में हो। जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति है अगर उसको हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं तो आप उसके अबाउट मोशन में हो। तो एक ही समय में दो रेफरेंस पॉइंट के अबाउट आप रेस्ट में हो सकते हो या मोशन में हो सकते हो। तो ये डिफाइन कौन करेगा कि आप रेस्ट में हो कि मोशन में, आप खुद करोगे नहीं। कौन करेगा, रेफरेंस पॉइंट करेगा। जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है आपके सराउंडिंग में वो डिफाइन करेगा कि आप मोशन में हो कि रेस्ट में हो। तो ये हो गया मोशन और रेस्ट। हम समझते हैं कि इतना डिस्कशन के बाद आपको मोशन और रेस्ट समझ में आ गया होगा। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इधर एस्टिमेशन क्या है, पैरालेक्स एरर क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन पे। तो टाइप्स ऑफ मोशन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ मोशन कई प्रकार का होता है। तो सबसे पहला जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे वो है ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर 4 भागों में बांटा गया है। एक तो लीनियर मोशन है, दूसरा सर्कुलर मोशन है, तीसरा कर्विलीनियर मोशन है और चौथा रैंडम मोशन है। इसको एक एक करके सबको हम डिफाइन करेंगे और सबके बारे में बताएंगे। तो देखिए ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो क्या होता है। ट्रांसलेटरी मोशन होता है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट्स होल बॉडी पार्ट्स
मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विथ टाइम। टाइम के साथ किसी वस्तु का पूरा बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। हम हाथ इस तरह से हिला रहे हैं तो यह मोशन, ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है। हम पूरा बॉडी जैसे यहाँ से यहाँ आ गए तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है। तो देखिए ट्रांसलेटरी मोशन को 4 भाग में बांटा गया, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, कर्विलीनियर मोशन एंड रैंडम मोशन। दूसरे टाइप का जो मोशन है वो रोटेशनल मोशन है। तीसरे टाइप का जो मोशन है वो रोलिंग मोशन है। चौथे टाइप का जो मोशन है वो पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ना है। और पांचवा जो है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी। ऑसिलेटरी मोशन अलग होता है, वाइब्रेटरी मोशन अलग होता है। तो ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 मोशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, या इसको कहिए 10 मोशन के बारे में पढ़ना है। तो एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे और समझाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन कहते किसको हैं। An object is said to be in translatory motion if its whole body parts moves from one point to another point with time। समय के साथ अगर कोई वस्तु का पूरा बॉडी पार्ट, होल बॉडी पार्ट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे अभी हम हैं तो मेरा पूरा बॉडी पार्ट ये है, पूरा ये बॉडी है, तो यहाँ से हम यहाँ आ गए तो ये हो गया स्थान। समय के साथ मेरे पूरे बॉडी का स्थान परिवर्तन हुआ तो इसको हम कहेंगे क्या? ट्रांसलेटरी मोशन। पॉज। हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में जान रहे थे कि an object is said to be in translatory motion if its whole body parts moves from one point to another point with time। तो टाइम के साथ, समय के साथ पूरा होल बॉडी पार्ट अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। इस ट्रांसलेटरी मोशन को 4 भागों में बांटा गया, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, कर्विलीनियर मोशन एंड रैंडम मोशन। तो सबसे पहले लीनियर मोशन के बारे में जानते हैं। तो लीनियर मोशन को हम रेक्टिलीनियर मोशन भी कहते हैं और मोस्ट ऑफ द जगह आप जगह पे आप लीनियर मोशन न देख करके रेक्टिलीनियर मोशन के बारे में ही लिखा हुआ रहेगा। तो ये दोनों वर्ड याद रखिए कि लीनियर मोशन और रेक्टिलीनियर मोशन दोनों एक ही है। पहला चीज तो रेक्टिलीनियर मोशन और लीनियर मोशन किसको कहते हैं? An object is said to be in linear motion if it moves along a straight line। अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, चल रहा है, तो उसके मोशन को एक स्ट्रेट लाइन में और एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो तो उसके मोशन को हम लीनियर और रेक्टिलीनियर मोशन कहते हैं। तो ज़्यादातर प्लेसेस पे आपको सिर्फ रेक्टिलीनियर मोशन ही लिखा हुआ रहेगा। तो ये ध्यान देना है कि लीनियर मोशन को ही रेक्टिलीनियर मोशन कहा जाता है। तो आप रेक्टिलीनियर मोशन ही इसको आपको पढ़ना है। लीनियर ध्यान कम रखना है, रेक्टिलीनियर वर्ड ज़्यादा ध्यान रखना है। तो रेक्टिलीनियर मोशन किसको कहेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन लीनियर मोशन और रेक्टिलीनियर मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन ओनली। एक ही डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में अगर कोई वस्तु चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसके मोशन को हम रेक्टिलीनियर और लीनियर मोशन कहते हैं। तो ये कब होता है कि कब कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो और स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो। तो सबसे सिंपल उदाहरण है 100 मीटर का रेस, 200 मीटर का रेस जो होता है। ज़्यादा लंबाई वाला रेस तो फिर
सर्कुलर मोशन में होने लगता है। तो ये आपका जो 100 मीटर का रेस है उसमें एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में चलना है, एकदम सीधा दौड़ना होता है, उसमें ट्रैक वगैरह चेंज करना नहीं होता है। अगर आप ट्रैक चेंज कर लेते हो तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। तो ये 100 मीटर का रेस है। अब देखते हो कि मार्च पास्ट होता है 26 जनवरी और 15 अगस्त को सैनिकों का राष्ट्रपति ये लाल किला के पास। तो सोल्जर मूविंग इन पैरेड, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में ऑलवेज होता है परेड। तो ये सोल्जर्स मूविंग इन पैरेड। अब कोई पेड़ से फल कोई गिर रहा है, अपने आप पूरा पक गया, पकने के बाद गिरता, भी आम का सीजन है, पेड़ से आम टूट करके गिर गया तो क्या होगा, वो सीधे नीचे आता, स्ट्रेट लाइन में नीचे आता है। तो उसको भी हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। आप कैरम बोर्ड खेलते होगे तो स्ट्राइकर को जब आप हिट करते हो तो वो उसका जो मोशन होता है वो क्या ऐसे 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 झिकझैक पाथ पे चलता है, इस तरह से चलता है नहीं, वो जब भी चलेगा तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में ही चलता है। तो उसको क्या, उसके मोशन को भी हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। दूसरा है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन यानी कि जो वस्तु का वैसा मोशन में कब, जब सर्कुलर पाथ पे वो चल रहा हो। जैसे तो क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ के पर अगर कोई वस्तु मूव कर रहा है तो उसका मोशन सर्कुलर मोशन कहलाएगा। जैसे ये सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर ट्रैक पर अगर कोई धावक दौड़ रहा हो तो उसका जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन है। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है तो वो भी एक सर्कुलर मोशन के ही कहलाता है। आपका देखते हुए कि घड़ी की सुई जो है वो क्या होता है, एक सुई का जो टिप होता है, घड़ी के सुई का जो हैंडल, हैंड्स कहते हैं उसको, हैंड्स का जो टिप होता है उसका जो मोशन है वो हमेशा सर्कुलर मोशन में ही होता है। तो इस तरह से इसको सर्कुलर मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल मस्ट है, एग्जाम्पल को हमेशा ध्यान रखना है। एग्जाम्पल अगर आपके पास नहीं है तो आप डिफिनेशन लिखने से कोई फायदा नहीं है। फिर है कर्विलिनियर मोशन, द मोमेंट ऑफ अ बॉडी अलोंग अ कर्व पाथ। तो मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग अ कर्व पाथ। जैसे आप देखते होगे कि रोड पे आप चलते हो तो क्या होता है, कहीं कहीं पे रोड इस तरह से घुमा हुआ होता है। तो उस घूमे हुए रोड पर जब आप जा रहे हो, आप चल करके भी जा रहे हो या कोई गाड़ी मोटरसाइकिल चल रही है या कार चल रही है उस कर्व पाथ पे, तो उस कर्व पोजीशन पे उसका जो मोशन होगा वो कर्विलिनियर मोशन होता है। उसी तरह अगर कोई कर्व ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर ट्रेन चल रही है तो वो भी क्या होगा, कर्विलिनियर मोशन होगा। और लास्ट वन है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन है कि ये भी एक ट्रांसलेटरी मोशन ही है, और इसमें क्या होता है कि वस्तु जो है कभी भी अपना डायरेक्शन किसी भी ओर मोड़ लेता है, उसके डायरेक्शन का कोई ठिकाना नहीं होता है। जैसे फुटबॉल खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी, ये सब जो गेम में खिलाड़ी होते हैं तो क्या होता है, उनका कभी भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मक्खी को उड़ते हुए देखे होगे, कोई बर्ड को उड़ते हुए देखे हो, तो उड़ते उड़ते वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो इस तरह के मोशन को रैंडम मोशन कहा जाता है। द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी विच कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इन एन इर्रेगुलर मैनर। वो अपना डायरेक्शन इर्रेगुलर मैनर के से वो चेंज करता है, तो उसी को हम रैंडम मोशन कहते हैं। तो क्या है, मोशन ऑफ फुटबॉल और हॉकी प्लेयर, मोशन ऑफ फ्लाई, मोशन ऑफ काइट, पतंग आप उड़ाते हो तो उसका मोशन क्या होता है, फिक्स होता है। हवा जिस तरफ से चलती है उधर वो घूमने लगता है। अगर हवा अभी इधर से चल रही है तो ऐसे ऐसे नाचेगा, हवा इधर से चल रही है तो ऐसे ऐसे नाचने लगेगा। तो उसका कोई मोशन फिक्स नहीं है।
पतंग का, काइट का, तो वो भी क्या है, उसका भी मोशन रैंडम मोशन भी ही होगा। तो जिसका कि कोई डायरेक्शन है, कभी भी वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो वैसे ट्रांसलेटरी मोशन को रैंडम मोशन कहा जाता है। तो द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ ए बॉडी विच कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इन एन इरेगुलर मैनर, वो अपना इरेगुलर मैनर से वो अपना मोशन को चेंज करता है, अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, तो उस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। तो आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो बाकी बचा हुआ है, रोटेशनल मोशन, रोलिंग मोशन, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, वो नेक्स्ट क्लास में होगा, जो आपको वीडियो भेजा जाएगा। और आप लोग कोशिश कीजिए कि इससे आप सब कॉपी बना लीजिए बोर्ड पर से ही, और आसानी से दिखता है, हम भी वीडियो देखे हैं, आसानी से आप उसको कर सकते हो, वीडियो से बना सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आप इसको उतार सकते हो। उतारना क्या, उतार सकते हो, क्या हो, उतारना ही है इसको, निश्चित रूप से सब आपको इसी से करना है, आपको PDF नहीं भेजा जाएगा। थैंक यू।